हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनालिका आ गई हूँ आपके पास एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में इतनी बड़ी कानून व्यवस्था होते हुए, इतना बड़ा संविधान होते हुए भी कुछ ऐसे कानून हैं जो कि देश विदेशों में लागू होते हैं लेकिन भारत में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम यह जानेंगे कि वो कौन से ऐसे कानून हैं जो देश विदेश में तो है लेकिन भारत में नहीं है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे लेबर लॉ। फ्रेंड्स, इंडिया का जो लेबर लॉ है उसमें लिमिटेड लेबर आवर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, जैसे बहुत से कंट्रीज़ है, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, यूएस है, यहाँ पे लिमिटेड वर्किंग आवर है। मतलब कोई भी ऐसा कंपनी या कोई भी ऐसा फर्म एम्प्लॉय से 12 घंटे से अधिक काम नहीं करा सकता। लेकिन फ्रेंड्स, भारत में ऐसा कोई लॉ अभी तक नहीं है। लेकिन भारत में मेरे हिसाब से ऐसा कोई लॉ होना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट ना किया जाए एक्सेस वर्किंग आवर देके या फिर ओवर टाइम करा के। फ्रेंड्स, हर किसी को राइट टू लाइफ होता है, राइट टू मतलब अपना प्रिवेसी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंध के हम किसी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर काम किए जा रहे हैं। इसे कानूनी रूप से लागू होना चाहिए और 12 घंटे से ज़्यादा किसी भी लॉ फॉर्म में, कंपनी में काम एम्प्लॉय से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इंसान की अपनी एक क्षमता होती है, उसकी बॉडी की क्षमता होती है, उसे रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है उसके लिए कमाना। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स है जिनमें ऐसे ऐसे पिटिशन्स डाले हुए हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट है ऐसे कानून लाने के लिए। और आशा करती हूँ कि हमारे देश में भी जल्द इस पे सुनवाई होगी और ऐसे वर्किंग आवर्स को लिमिटेड किया जाएगा, लिमिटेड वर्किंग आवर्स अप्लाई होगी हर जगह। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे देश है जैसे चेक रिपब्लिक हो गया, नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। एक आंगनवाड़ी प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चों को सिर्फ बेसिक ही एजुकेशन दिलाई जाती है और यह प्रोग्राम भी बच्चों के हंगर और मेल न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस करता है, जो कि उतना फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है। और फिर बात करते हैं आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इस आर्टिकल के तहत जो बच्चे 6 साल से 14 साल तक के हैं, मतलब टीनेज बच्चों को ही सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जो 6 से अपना 14 साल के बीच में है। बाकी उनको फिर उसके बाद एजुकेशन का उनका जिम्मा नहीं लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, फ्रेंड्स, बच्चों को उनके अर्निंग तक एजुकेशन प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की कंपलसरी ड्यूटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये सब कंट्रीज़ ऐसा क्यों कर पाते हैं, अब हम इस बात पे ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, ये सब कंट्रीज़ में आसान बात ये है कि वहाँ पे वन लैंग्वेज है, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है। वो जो लैंग्वेज में जन्म लेके बात करना सीखते हैं, उसी लैंग्वेज में उनको पढ़ना होता है, उसी लैंग्वेज में उनको जॉब करना होता है और उसी लैंग्वेज में वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं। लेकिन हमारे भारत में अलग अलग तरह के भाषा अपनाने के बाद क्या हुआ कि भारत कई टुकड़ों में बंट गया और यह प्रोग्राम आपके लिए, खुद के लिए हानिकारक हो गया। बहुत लोग ऐसे शान से कहते हैं मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो उड़िया हूँ। तो इसमें घाटा किसका हुआ?
मैं तो मराठी हूँ, तो इसमें घाटा हम इंडियंस का ही होता है, क्योंकि हम अगर अपने ही देश में नौकरी लेने जाए कोई एक स्टेट से पढ़ के, तो हमें दूसरे स्टेट का भाषा सीखना पड़ता है, जो कि हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक रोड़ा है, बहुत बड़ा एक अरंगा है। और इसी की वजह से कोई अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, कोई अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा है, तो कोई उड़िया में पढ़ा रहा है, कोई बंगाली में पढ़ा रहा है, कोई मराठी में पढ़ा रहा है, और पता नहीं किस किस लैंग्वेज में पढ़ा रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग जगह का अलग अलग भाषा हो गया। और जब हमारा स्टेट चेंज होता है, जैसे कि मैं बताऊं अपनी बात, तो मैं कलकत्ता से पढ़ी। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश था स्कूल में, फिर सेकेंड लैंग्वेज था मेरा हिंदी, और थर्ड लैंग्वेज था बंगाली, और उसके साथ साथ मैंने संस्कृत भी थोड़ा बहुत सीखा है। लेकिन मेरी शादी हुई यहाँ उड़ीसा में, तो अगर मैं उड़ीसा का गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो अब मुझे उड़िया भी सीखना पड़ेगा। तो यह एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक है। यह हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं अपनी भाषाओं को और अपनी कस्टम्स को बांट के। तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अंग्रेज का बच्चा पैदा होता है तो वो अंग्रेजी ही बोलना सीखता है, उसको इंग्लिश में ही पढ़ाई भी करनी है, और इंग्लिश ही में ही उसको जॉब भी करना है, उसको जहाँ जाएगा वो उसको इंग्लिश ही काम चल जाएगा। लेकिन हिंदू का जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो पहले अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, मराठी हो, उड़िया हो, भोजपुरी हो, जो भी हो। फिर वो बेचारा हिंदी सीखता है, तो हिंदी सीखता है, फिर उसको जब स्कूल में एडमिशन मिलता है तो वह सीखता है इंग्लिश। फिर अगर उसको जॉब करना होता है और उसकी अदर कंट्री में ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर अदर स्टेट में, कंट्री भी नहीं, अपने ही कंट्री में उसको अदर स्टेट में जाने के लिए फिर से अदर लैंग्वेज सीखना पड़ता है। नहीं तो अगर उसको नहीं आता है तो इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता है। तो इस तरह से हमने खुद को ही कमज़ोर कर लिया, और ये हमारे लिए इतना बड़ा ड्रॉबैक बन गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेम सेक्स मैरिज की। तो सेम सेक्स मैरिज वो होता है जहाँ पे एक लड़का लड़का से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन इंडिया में इसकी रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन 29 ऐसे कंट्रीज़ है, विश्व भर में ऐसे देश हैं जो कि ऐसे मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको वैलिड मानते हैं और लीगलाइज किया हुआ है। अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी लॉज की। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वुमेन और मेन के लिए बराबर के लॉ लगाए जाते, कानून है, पिनल प्रोविजंस है। लेकिन भारत में पुरुषों के लिए वैसे कोई पिनल प्रोविजंस और एक्ट्स और लॉज नहीं है जितने कि वुमेन्स के लिए हैं। जैसे कि जितने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप के जो नियम कानून है, लॉज है, पेनल्टीज़ है और एक्ट्स है, वो सब पुरुषों के लिए नहीं है। तो इसमें मतलब पुरुषों के प्रति अपराध भी कम होते हैं, लेकिन कहीं कहीं होते हैं। तो मतलब पुरुषों के लिए भी ऐसे लॉज होने चाहिए जो कि उनको इन कुरीतियों से बचाए। हालांकि भारत की औरतें इतनी डिसेंट और इतनी रॉयल है कि ऐसी नौबत तो आती नहीं है, लेकिन कहीं पे अगर बाई चांस आ जाए तो उनके लिए भी लॉ होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा अगला लॉ है ट्रांसजेंडर लॉ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर की उपाधि दी गई है, और इंडिया में भी 2019 के बाद LSA और NSA के जजमेंट के बाद ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन ट्रांसजेंडर
को अपनी जेंडर प्रूफ करने के लिए पहले तो एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर उन्हें सर्जरी करानी पड़ती है और उस सर्जरी की सब प्रूफ अपने पास रखनी पड़ती है ताकि वो बता सके कि वो ट्रांसजेंडर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट कुछ नहीं लगता, उनका सिर्फ बोलना ही कि वो ट्रांसजेंडर है काफ़ी होता है, वही सबूत माना जाता है। तो इंडिया में जो ये ट्रांसजेंडर का ये राइट टू लाइफ है वो वायलेट होता है फ्रेंड्स। और इंडिया में उनको सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें अगर वो ट्रांसजेंडर है तो उन्हें उनका सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ता है। तो यह हुई हमारी इंडियन कानून की बातें जो कि विदेशों से अलग है और इंडिया में भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश को स्मूथ चलने के लिए और स्मूथली वर्क करने के लिए, डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे माइनर कानून होते हैं जो कि हेल्प करते हैं और उसकी डेवलपमेंट स्मूथली चलती रहती है। तो ऐसे ऐसे कानून हर देश में ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे भारत में भी ऐसे कुछ कानून होने चाहिए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे देश में कैसे कैसे कानून होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए और इस पे आगे चर्चा हो सके, आगे प्रोसीडिंग हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।